नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी लेखा शास्त्र के दूसरे पुस्तक का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों या खातों के बारे में जाना और उनके स्वरूप को, उनकी विषय सामग्री को भी देखा। हमने देखा कि किस प्रकार हम एक कंपनी का तुलन पत्र या लाभ व हानि विवरण बनाते हैं। आपने उसको देखकर यह समझा कि कैसे एक कंपनी, उसका व्यवसाय व उसके लेखांकन प्रक्रियाएं, ये सभी अन्य प्रकार के व्यवसायों से अलग होती हैं। चाहे वो एकल स्वामित्व हो, साझेदारी हो या और किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, कंपनी इन सभी व्यवसायों से विस्तृत व अलग प्रकार का व्यवसाय माना जाता है। उसी प्रकार उसके लेखांकन की प्रक्रियाएं व उनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले वित्तीय खाते या विवरण भी काफी अलग व विस्तृत माने जाते हैं। उस अध्याय को पढ़कर आपने यह तो जाना कि कैसे एक कंपनी अपना तुलन पत्र या लाभ व हानि विवरण बनाती है। लेकिन अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय में आप उन विवरणों से प्राप्त होने वाली जानकारियों का विश्लेषण करना सीखेंगे, जो कि एक उद्देश्य था विवरणों के बनाने के पीछे। हम क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट, हम क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? सिर्फ उनको बनाकर हम उसमें मदों को दिखाकर लाभ प्राप्त कर लें या हम यह दिखा दें कि कितनी परिसंपत्तियां हैं, तो उससे हमें शायद आधी जानकारी भी प्राप्त ना हो। यदि हम चाहते हैं कि हम कंपनी के कामकाज, उसके लाभ हानि, उसकी संपत्तियों में होने वाले परिवर्तनों आदि से जुड़ी हुई जानकारियों को समझें, उनका कंपनी के व्यवसाय से संबंध जानें, वह उससे कुछ सूचना निकालें, जिससे कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को यूज या उपयोग करने वाले लोग उपयोग कर पाएं और उनके आधार पर अपने निर्णय ले पाएं। यदि हम यह चाहते हैं तो हमें कंपनी के वित्तीय विवरणों का बहुत ही बारीकी से व विस्तार से विश्लेषण करना होता है। तो इस अध्याय में हम विश्लेषणों की शुरुआत करेंगे। विश्लेषण से जुड़े हुए आपके पास कुल 3 अध्याय हैं। यह पहला अध्याय है जो विश्लेषण की बात करता है। इसमें हम समझेंगे कि विश्लेषण का अर्थ क्या है, विश्लेषण की तकनीकें क्या है, व किस प्रकार हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले तो जानते हैं कि विश्लेषण से हम समझते क्या है। बच्चों, विश्लेषण का अर्थ है कंपनी के वित्तीय खातों में जो सूचनाएं दी गई हैं, उन सूचनाओं को समझें तथा फर्म के संचालन संबंधी जो निर्णय लेने के लिए हमें अपने मन में विवेचना करनी है, अपने मन में जो उन निर्णयों को लेने की एक प्रक्रिया तैयार करनी है, उसके लिए एक आधारभूत जानकारी का पूल इकट्ठा करें। तो इसके पश्चात जब हम कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिए गए विभिन्न संख्याओं और तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो संख्याएं दी गई हैं, जो सूचनाएं दी गई हैं, उनके बीच क्या संबंध है। हमने देखा कि तुलन पत्र व लाभ व हानि खाता 2 अवधियों को भी दर्शाता है। तो क्या पिछली अवधि और इस अवधि में कुछ फर्क आया, कुछ बढ़ा, कुछ घटा? तो ये संबंध क्या है, विभिन्न मदों के बीच आपस में क्या संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करना, उनकी व्याख्या करना और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निष्कर्ष के तौर पर निकालना, यह हमारा उद्देश्य होता है, यह हमारा मतलब होता है विश्लेषण का। इनके जरिए हम किसी भी फर्म की लाभप्रदता, यानी वह कितना लाभ अर्जित कर रही है, लाभ बढ़ रहा है या घट रहा है, लाभ की दर क्या है, इस तरह की जानकारियां व उनकी प्रचालन कार्य क्षमता के बारे में भी एक सूचना एकत्र कर सकते हैं कि कंपनी कितनी कुशल या कितनी सक्षम है अपने प्रचालन में, अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन व उनकी गतिविधियों को संभालने में वो कंपनी कितनी अच्छी है, उसका प्रबंधन कितना अच्छा है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, भविष्य का परिदृश्य क्या है, क्या भविष्य हमारा अच्छा होने वाला है, क्या यह कंपनी भविष्य में और अधिक लाभ अर्जित करेगी, क्या इसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। इस तरह की चीजों को समझने के लिए वित्तीय विवरणों में दी गई संख्याओं और मदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन, उनके बीच संबंध ज्ञात करना, यही विश्लेषण है।
इसके पश्चात यदि हम विश्लेषणों के उद्देश्य पर चर्चा करें कि हम क्यों करना चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है इन संख्याओं के बीच के संबंध को जानने का, इन विवरणों को इतना डिटेल या विस्तार में देखने का, उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने देखा, लाभप्रदता व संचालन क्षमता, इसकी जानकारी मिलती है। यदि हम लाभ का एक अनुपात निकालें, हम लाभ की दरें प्राप्त करें और हम ये देखें कि लाभ बढ़ रहा है, तो हम इसके बल पर यह कह सकते हैं ना कि वो कंपनी अच्छा प्रचालन कर रही है। इस प्रकार और बहुत सारी मदें हैं, आय की मदें, व्यय की मदें। हम अपने व्ययों को किस प्रकार से प्रबंधित कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्या हमारे व्यय नियंत्रण में है, क्या वो पहले से घट रहे हैं, खास करके जो जो अनावश्यक व्यय होते हैं, क्या हमने उनको घटाया है पहले से या नहीं घटाया। इस तरह की चीजें जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी का संचालन किस प्रकार का है, क्या वो कुशल है, सक्षम है या नहीं है। तो उसकी संचालन क्षमता हमें समझ आती है। इसके अलावा फर्म की वित्तीय स्थितियों के विभिन्न संगठनों को या संघटकों को हम उनके महत्व के अनुसार जांचते हैं। वित्तीय स्थिति या तुलन पत्र से प्राप्त होने वाली जो स्थिति की हम बात करते हैं कि कंपनी के पास कौन सी संपत्ति है, संपत्तियों में किस प्रकार की संपत्तियां हमने रखी हैं, क्या ऐसी संपत्तियां हैं जो लंबे समय तक हमें लंबा फायदा, बड़ा फायदा पहुंचाएंगी, या हमने कुछ छोटी छोटी संपत्तियां रखी हैं जो शायद कभी भी खत्म हो जाए। तो संपत्तियों का या वित्तीय मदों का संगठन क्या है, उनके अंदर किस प्रकार की चीजें हमारे पास हैं, उनका हम एक विश्लेषण करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम फर्म की वित्तीय स्थिति में बदलावों के कारणों को जान सकते हैं, ना केवल वित्तीय स्थिति बल्कि लाभप्रदता, इनमें अगर बदलाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई विशेष कारण तो नहीं, यह हमें जानने को मिल सकता है। फर्म द्वारा अपने ऋणों की पुनर्भुगतान की क्षमता क्या है, क्या फर्म के पास नगद है, क्या फर्म के पास ऐसी संपत्तियां हैं जिनका उपयोग करके वो अपने ऋण चुका सकती है, अपने लोन वापस पे कर सकती है, अगर हैं तो कितनी मात्रा में है, क्या ऐसी संपत्तियां बढ़ी हैं या घटी हैं, इन सब की जानकारी हम ले सकते हैं। और फिर फर्म की अल्पकालिक व दीर्घकालिक द्रव्यता के बारे में जान सकते हैं। बच्चों, द्रव्यता का अर्थ होता है हमारे पास कितना नगद या नगद जैसी मदें हैं जिनको जरूरत पड़ने पर हम तुरंत द्रवित कर सकें, यानी उन्हें हम बेच सकें, उनको नगद प्राप्त करने में इस्तेमाल कर सकें और फिर उस नगद से अपने दायित्व भर सकें या पूरे कर सकें। तो यदि एक फर्म के पास अच्छी मात्रा में नगद व नगद जैसी मदें होती हैं तो उसे द्रव या एक लिक्विड स्थिति में पाया जाता है, यानी वो आसानी से अपने दिन प्रतिदिन के व्यय पूरे कर सकती है, छोटे मोटे लोन या ऋण भी चुका सकती है। तो द्रव्यता की जांच करना, ऋण चुकाने की क्षमता की जांच करना, परिस्थितियों में बदलावों के कारण जानना, वित्तीय स्थिति को भांपना, लाभप्रदता को जांचना, ये सब हमारे उद्देश्य हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के पीछे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों, वित्तीय विवरण एक कंपनी या उसके जो अकाउंटेंट हैं वो बनाते हैं, उनकी टीम बनाती है, लेकिन इसका उपयोग कई सारे उपयोगकर्ता करते हैं, जैसा कि आप पिछले कक्षा या पिछले कई अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड ना केवल कंपनी के स्वामी बल्कि उसका प्रबंधन, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी को ऋण देने वाले लोग, बैंक, सरकारें, कर विभाग, ऐसे कई उपयोगकर्ता हैं जो कंपनी की वित्तीय जानकारी को लेकर उससे मिलने वाली सूचनाओं को विश्लेषित करके निष्कर्ष निकालते हैं और उसके आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। इसीलिए केवल कंपनी के वित्तीय विवरण बनाना ही नहीं बल्कि उनको बहुत अच्छे से विस्तार में विश्लेषण करना भी अनिवार्य हो जाता है, ताकि उस विश्लेषण से निकले निष्कर्ष का प्रयोग सभी उपयोगकर्ता करें और उसके आधार पर अपने निर्णय लें। तो बच्चों, आइए अब चलते हैं और विश्लेषण की तकनीकों की बात करते हैं। बच्चों, विश्लेषण के लिए हमारे पास कई तकनीकें होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः 4 तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से 2 तकनीकें हम इस अध्याय में देखेंगे। बाकी 2 तकनीकें आप अगले 2 अध्यायों में एक-एक करके समझेंगे। तो जो पहली 2 तकनीकें हमारे पास विश्लेषण की हैं, उनमें से एक है तुलनात्मक विश्लेषण व दूसरा है समरूप या सामान्य आकार विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण या विवरण का अर्थ है कि विवरणों को इस प्रकार तैयार करना कि उसमें हम एक अवधि के आंकड़े या राशियों को दूसरी अवधि से तुलना कर सकें।
तो यदि हम यहाँ देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वो विवरण होते हैं जो 2 या 2 से अधिक समय अवधियों में एक फर्म के लाभप्रदता या वित्तीय स्थिति की तुलना करते हैं। तो ध्यान रखना है कि तुलनात्मक विवरण वो होते हैं जिनमें आप 2 या 2 से अधिक समय अवधियों पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्राप्त राशियों की तुलना करते हैं कि पिछले अवधि में इतना था तो अब इस अवधि में इतना है, कितना उसमें परिवर्तन आया। तो हम अवधियों के अनुसार तुलना करते हैं। 2 या 2 से अधिक समय अवधियों में इनसे हमें फर्म की स्थिति का पता लग जाता है। यह सामान्यतः तुलनात्मक रूप से तुलन पत्र व लाभ व हानि विवरण नाम के दो हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण विवरण है, जो आपने पिछले अध्याय में भी सीखे, तुलन पत्र व लाभ व हानि विवरण, इन दोनों को हम लेते हैं। इनमें जो जानकारी हमें प्राप्त है उनको लेकर उनकी विभिन्न अवधियों के बीच हम जब तुलना करते हैं तो उसे हम तुलनात्मक विवरण का नाम देते हैं। इसे क्षैतिज विश्लेषण भी कहा जाता है। हम इसे क्षैतिज विश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन विश्लेषणों के लिए विवरणों को लेंगे तो हम अपने 2 वर्ष या 2 अवधियों के आंकड़े यहां दिखाते हुए फिर इनके बीच तुलना करेंगे। तो क्योंकि आपकी तुलना इस प्रकार हो रही है तो इसे हम क्षैतिज विश्लेषण या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात दूसरा प्रकार जो है वो है समरूप या सामान्य आकार विवरण या विश्लेषण। इसमें हम विभिन्न अवधियों को नहीं लेते, इसके अंदर हम एक अवधि में हमारे विवरण की विभिन्न मदों को आपस में किसी समान मद के साथ तुलना करते हैं। मान लीजिए हम तुलन पत्र की बात कर रहे हैं, तो तुलन पत्र में जितनी भी संपत्तियां हमारे पास एक वर्ष में हैं उन सभी को हम संपत्तियों के योग से तुलना करते हैं कि योग इतना है, यानी कुल इतनी संपत्तियां हैं तो उसमें से प्रत्येक संपत्ति का कितना हिस्सा है। तो इसमें हम एक ही अवधि में किसी एक मद से सभी मदों की तुलना करते हैं। इसमें हम विभिन्न अवधियों पर नहीं जाते, इसलिए इस प्रकार की तुलना को अनुलंब विवरण या अनुलंब विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अब हम एक एक करके हमारे जो दो मुख्य वित्तीय विवरण है, एक तरफ तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट, एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि लाभ व हानि विवरण, इन दोनों को पहले तो हम तुलनात्मक विवरण करना सीखेंगे, फिर हम इनका सामान्य आकार या समरूप विवरण या विश्लेषण करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं तुलनात्मक विश्लेषण की। इसमें हम पहले इनका स्वरूप देखेंगे और फिर उदाहरण की सहायता से इसको समझेंगे। तो बच्चों, तुलनात्मक विवरण में विवरण के लिए जब आप स्वरूप बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, तो उसका यह प्रारूप होता है। सबसे पहले आप विवरणों को विस्तार में उनका नाम लिखते हैं यहां पर, जिसे हम स्तंभ 1 यानी पहला कॉलम का नाम देंगे। इसके बाद आप प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष अर्थात पिछला वर्ष 2019-20 मान लीजिए, उसकी राशियों को दिखाएंगे। फिर द्वितीय वर्ष यानी मान लीजिए 2020-21 यानी जो बाद का वर्ष है, उसकी राशियों को दिखाएंगे। यह राशियां सामान्यतः आपको प्रश्न में मिल जाएंगी। इसके पश्चात आपका जो काम है वो चौथे और पांचवें स्तंभ या कॉलम पर आता है। चौथे स्तंभ या कॉलम में आप परिशुद्ध अभिवृद्धि या अधिवृद्धि ज्ञात करेंगे, यानी इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी हमारी शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी आई है। इसके लिए हम इन दोनों को घटाएंगे। हम प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में जो मदें दी गई हैं, जो राशियां दी गई हैं, उनको घटाकर प्राप्त करेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है प्रथम से द्वितीय वर्ष में, और फिर पांचवें कॉलम में उस वृद्धि को प्रतिशत में बदलेंगे। चौथा कॉलम वृद्धि या कमी ज्ञात करने के लिए है, जिसके लिए हम इन दोनों को घटाएंगे। फिर जब ये राशियां, ये वृद्धि या कमी की यानी परिवर्तन की राशियां हमारे पास आ जाएंगी, तो हम आखिरी स्तंभ में उनको प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे। प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए बच्चों, हम ये जो चौथे स्तंभ में हमें राशि प्राप्त होगी, उसको जो हमारा प्रथम वर्ष यानी पुराने वर्ष की राशि थी उससे विभाजित करके 100 से गुणा करेंगे ताकि हमें प्रतिशत प्राप्त हो। आइए इसे और स्पष्ट तरीके से एक उदाहरण की सहायता से
समझते हैं। बीसीआर कंपनी लिमिटेड का लाभ व हानि विवरण हमें दिया गया है। हमें इसकी सहायता से इसका एक तुलनात्मक विवरण बनाना है। हमारे पास प्रचालनों से प्राप्त आगम यानी इनकम है, जो कि 2015-16 में 60 लाख रुपए, 2016-17 में 75 लाख रुपए का है। अन्य आय 2015-16 में 1.5 लाख, 2016-17 में 1,20,000 के हैं। व्यय यानी खर्चे 2015-16 में 44 लाख रुपए और 16-17 में 50,60,000 रुपए के हैं। इसके पश्चात हमें आयकर की दरें भी दी गई हैं। इस वर्ष 35%, उस वर्ष 40%। तब देखते हैं इसका तुलनात्मक विवरण किस प्रकार प्राप्त होगा। बच्चों, हमारा जो फॉर्मेट यानी कि जो स्वरूप है वो इस प्रकार दिखेगा। हम पहले कंपनी का नाम लिखेंगे। हम क्या बना रहे हैं? तुलनात्मक आय विवरण बना रहे हैं, तो पूरा लिखेंगे हम। तुलनात्मक बताना अनिवार्य है। आय का विवरण बना रहे हैं या लाभ व हानि विवरण भी आप इसे लिख सकते हैं। हमने वर्ष बताया, 2016 और 17 के वर्षों के बीच हम तुलना करेंगे। ये जो राशियां हैं ये मुख्यतः हमें प्रश्न से प्राप्त हुई, लेकिन प्रश्न ने हमें इन राशियों को लाभ व हानि विवरण के स्वरूप में नहीं दिया था। प्रश्न ने हमें केवल राशियां दी। अपने हल में हम इन्हें स्वरूप प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सीखा, लाभ व हानि विवरण के अंदर सबसे पहले आप प्रचालन से प्राप्त होने वाली आय को दर्शाते हैं। पुराना वर्ष पहले, नया वर्ष बाद में। तो पुराने वर्ष में 2015-16 में 60 लाख रुपए हमें आय प्राप्त हुई थी। पहले उसको लिखा, फिर उसके बाद के वर्ष में 75 लाख रुपए। इसके बाद आप स्वरूप को याद करें तो अन्य आय लिखते हैं। अन्य आय की राशि लिखी, दोनों को जोड़ा, आपके पास कुल आय या कुल आगम आ गई। इस वर्ष 61,50,000, इस वर्ष 76,20,000 रुपए। आय के बाद व्यय के शीर्षक को डाला और व्यय के अंदर क्योंकि हमारे पास एक मुश्त सारी व्यय दी गई थी तो हमने इकट्ठा उसको लिखा 44 लाख और 50,60,000। आय में से व्यय को घटाया तो घटाने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुआ। जब हम आय से व्यय को घटाते हैं, इनकम से खर्चों को घटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट या लाभ। ये लेकिन यह लाभ कर से पहले वाला लाभ है, इसलिए हम इसे लिखेंगे कर से पूर्व लाभ। 17,50,000 रुपए 2015-16 में, 25,60,000 रुपए 2016-17 में। इनको घटाकर हमें यह लाभ की राशि प्राप्त हुई। इसके पश्चात हम इसमें कर दिखाएंगे। आप प्रश्न को याद करें, आपके पास 35% का कर का दर 2015-16 में दिया गया था बच्चों यहां पर, और 16-17 में 40%। तो 2015-16 में हमें 17,50,000 रुपए का जो ये लाभ प्राप्त हुआ है, हम इसका 35% निकालेंगे तो यह आएगा 6,12,000 रुपए, जो कि कर है, तो यह घटाया जाएगा। इसी प्रकार 25,60,000 रुपए को आप 40% से गुणा करेंगे, इसका 40% 10,24,000 आएगा, उसको भी आप यहां घटाएंगे। इनको घटाने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी लाभ की राशि, जिसे हम कर से पश्चात का लाभ कहेंगे। इनको घटाकर कर पूर्व लाभ में से कर को घटाकर क्या मिल गया हमें? कर के पश्चात का लाभ, दोनों वर्षों का। तो बच्चों, पहले तो हमने लाभ व हानि विवरण का स्वरूप तैयार किया। अभी हमने तुलना नहीं करी है, अभी हमने केवल स्वरूप तैयार किया, जो कि आप पिछले अध्याय में भी सीख के आए थे। अब इस अध्याय में क्या सीखा हमने? हमें इन राशियों की तुलना करनी है, क्योंकि हम तुलनात्मक विवरण बना रहे हैं। इसके लिए हम अगला जो कॉलम बनाएंगे, इसमें हम इनका अंतर दिखाएंगे, इनको घटाएंगे। जैसे कि 2016-17 में हमारी आय जो प्रचालन से आई थी वो 75 लाख थी, जबकि उससे पहले वाले वर्ष में 60 लाख थी। इसका अर्थ है कि हमारी ये प्रचालन आय इस एक वर्ष के दौरान बढ़ गई, 15 लाख रुपए से बढ़ गई। 75 लाख में से 60 लाख को घटाया, 15 लाख रुपए यहां प्राप्त हुआ। लेकिन जो अन्य आय है वह पिछले वर्ष ज्यादा थी, इस वर्ष वो कम हो गई है। तो आपने इसमें से इसको घटाना, ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम द्वितीय वर्ष यानी बाद के वर्ष की राशि में से पिछली राशि को घटाते हैं। तो 1,20,000 में से 1,50,000 को घटाने के बाद आपको 30,000 प्राप्त हुआ। ब्रैकेट में दिखाया क्योंकि वो ऋणात्मक या नेगेटिव राशि है, क्योंकि वो घट गई है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में दिखाया।
इसी प्रकार जो हमारा कुल आय हमें प्राप्त हुई थी, अब हम उसको भी घटाएंगे। इन दोनों को घटाकर आपको 14,70,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। फिर इसी प्रकार आपने इन सभी मदों को एक एक करके घटाना है। जो राशि घटाने के बाद ऋणात्मक आएगी उसे ब्रैकेट में दिखाना है, क्योंकि आप इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा रहे हैं। यदि मैं इन कॉलम को संख्या दूं, ये हमारा पहला कॉलम है बच्चों, इसी यदि मैं संख्या दूं कॉलम नंबर 1 की, तो यह हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया 3। तो ये जो कॉलम 4 है बच्चों, ये कैसे प्राप्त हुआ? 3 यानी 3 में से 2 को घटाकर, इस कॉलम की राशियों में से इन कॉलम की राशियों को घटाकर हमें यह वृद्धि या कमी प्राप्त हुई। तो बच्चों ये जो अंतर हमने प्राप्त की है, ये कॉलम नंबर 4 जब हमने पूरा बना लिया, तो उसके बाद हमें इन राशियों को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम इसमें से प्रत्येक राशि को, जैसे कि पहली राशि 15 लाख है, उसको उसके समक्ष जो पिछले वर्ष की राशि थी, जैसे कि यहाँ पे 60 लाख, इससे विभाजित करके गुणा करेंगे 100 से, ताकि वो प्रतिशत बन जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं 15 लाख रुपए की राशि यहां ले रहा हूं, नीचे मैंने रखा 60 लाख रुपए को, और उसके बाद इसको मैंने गुणा कर दिया 100 से, तो इससे मुझे प्राप्त हो जाएगा 25%। इस प्रकार मैं एक एक करके इन सभी राशियों को प्रतिशत में बदलूंगा। जैसे 30,000, इसके नीचे हम रखेंगे 1.5 लाख और इसे गुना करेंगे 100 से, तो हमें प्राप्त होगा 20%। फिर 14,70,000 के नीचे आप रखेंगे 61,50,000, 100 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 23.90%। तो एक एक करके सभी राशियों को आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। ऐसा करने के बाद बच्चों आपने दो चीजें कर ली। आपने एक तो परिशुद्ध यानी एब्सोल्यूट चेंज बता दिया कि यदि हम मान लीजिए व्यय की बात करते हैं, यदि हम व्यय की बात करते हैं तो हमारा व्यय 2015 से 2016-17 के बीच में कितना बदला? 6,60,000 रुपए। हमारे खर्चे 6,60,000 रुपए बढ़ गए। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो आपने इसको प्रतिशत में भी बता दिया। आपने ये बताया कि हमारे खर्चे 15% बढ़ गए हैं। इसी प्रकार हमारी जो प्रचालन आय है वो 25% बढ़ गई है। हमारी जो कुल आय है वो 23.9% बढ़ गई है। हमारा जो कर से पूर्व लाभ यहां पर हमें प्राप्त हुआ था, ये 17,50,000 और ये 25,60,000, यह करीब करीब 46% बढ़ गया है। हमारा जो शुद्ध लाभ है, जो कर के बाद का लाभ है, वो 35% बढ़ गया है। तो इस प्रकार हमें बड़ी ही संक्षिप्त में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं कि कैसे कितना प्रतिशत हमारा कोई मद बढ़ा या घटा। यदि हम उसको फिर शुद्ध या एब्सोल्यूट वैल्यू या राशि देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक विवरण या विश्लेषण को एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है विश्लेषण करने का, क्योंकि हमें प्रतिशत में भी बताता है, वह हमें यह शुद्ध मदों में भी, राशियों में भी परिवर्तन को बताता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने तुलनात्मक विवरण किया लाभ व हानि खाते का। अगले अध्याय में हम तुलन पत्र का तुलनात्मक विवरण करेंगे व इन दोनों का फिर से हम समरूप विवरण या विश्लेषण भी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्याय में हमने जो विश्लेषण के बारे में जाना, उसके महत्व को समझा, उसकी तकनीकों की आधारभूत सूचना को जाना और इस विवरण को बनाना सीखा, वह आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।